जय हिंद। मैं रवि सिंह सर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का साइंस के लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये साइंस का चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी पैटर्न गुजरात बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न में सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, हिंदी में बोले तो जैव प्रक्रम, उसका पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, और पार्ट 3 हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। हिंदी में भी हम समझते जाएंगे क्योंकि हिंदी मीडियम के ही बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, आप इस माध्यम से पढ़ाई करिए। साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी चलती है, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए। और वैसे भी स्कूल खुलने का भी कोई चांस दिख नहीं रहा है, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है, इस पर से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पहले वाले पार्ट में हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन के बारे में, इसके बाद दूसरे वाले पार्ट में फिर हम देख लेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब मनुष्यों में परिवहन कैसे होता है और वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये ह्यूमन हर्ट है, इसके बारे में बाद में बात करता हूँ। दो चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दो अलग अलग चीजों में हमें ट्रांसपोर्टेशन को देखना है। आपको पता है जो ह्यूमन होता है वो कैसा है, अपना खाना खुद नहीं बनाता। कहने का मतलब क्या, फूड का जो निर्माण है वो खुद नहीं करता है। इसका मतलब ये क्या है, जो ह्यूमन है वो डिपेंड किस पे करता है, प्लांट पे। तो और प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी में वो किसका होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन होता है जो भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल्स से बनी है। तो सेल्स को तक जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, जो भी चीजें जरूरत है उसको जीवित रहने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए, वो चीजें कहां से कैसे पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचेगी। किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। सेम थिंग हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। और वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो ब्लड की वजह से होता है। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। प्योर ब्लड हमारे हार्ट से निकलकर हमारे पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है, और हमारे पूरे बॉडी के सेल्स से अनप्योर ब्लड हमारे हार्ट तक आता है। हार्ट किसको देता है, लंग्स को देता है। लंग्स में प्योरिफिकेशन होता है, प्योरिफिकेशन होकर लंग्स वापस हार्ट को देता है, हार्ट वापस बॉडी को देता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये किस पर डिपेंड करता है, रेस्पिरेशन पर डिपेंड करता है। आपने श्वास अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर आया, रेस्पिरेशन की प्रोसेस खत्म हुई, ऑक्सीजन लिया, वहां पे प्रोसेस खत्म। उसके बाद ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाएगा। तो वो ब्लड प्योर हुआ, और वो ब्लड जो प्योर है वो कहां जाएगा, पूरे बॉडी के सेल्स में जाएगा। पूरे बॉडी के सेल्स से अनप्योर ब्लड विथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हार्ट में आता है, हार्ट से लंग्स में आता है, लंग्स में ब्लड रह जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक से, नोज से बाहर आ जाता है। यहां पर हमारी बातें कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो ब्लड है उसको हम ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। जैसे किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गाड़ी का यूज होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ब्लड जो है एक प्रकार की गाड़ी है। ब्लड क्या है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टर है। जो ह्यूमन हार्ट इज पेसमेकर। पेसमेकर का मतलब क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करना। जो मनुष्य का हृदय होता है वो पेसमेकर होता है, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होगा तब तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। पूरे हार्ट से बॉडी के पूरे सेल्स तक ब्लड को सप्लाई करने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, और वो प्रेशर होना चाहिए। और वो प्रेशर ब्लड पहुंचाने के लिए पूरे बॉडी में हार्ट में अवेलेबल होता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट जो होता है वो पेसमेकर होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट में जो है क्या करता है, ब्लड को लंग्स में सेंड करता है प्योर होने के लिए। और हमारा जो बॉडी है वो डबल सर्कुलेशन है। हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन होता है। डबल सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये मैं आपको आगे पढ़ाते हुए बताता हूं, ठीक है। और हमारा आपको पता है जो बीट है, हार्ट बीट आप लोगों ने सुना होगा, इन 1 मिनट 72 टाइम्स नॉर्मली, कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट होता है। लेकिन हार्ट बीट का हम लोगों ने सुना धक धक आवाज आती है, कुछ लोग बोलते हैं धड़ धड़ आवाज आती है, लेकिन एक्चुअल में ये आवाज क्या होती है, साइंटिफिकली क्या है वो भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है एक मुट्ठी के आकार का होता है। ये मुट्ठी देख रहे हो, इतना आकार का होता है ह्यूमन हार्ट। ये इस तरह से, जितना मैं दिखा रहा हूं इतना ही होता है।
तो ये मुट्ठी के आकार का ह्यूमन हार्ट होता है और ह्यूमन में लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। एक्चुअल में देखो मैं यहाँ पे बताऊं, लेफ्ट साइड आपको ऐसे नहीं समझना है। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको ये क्या समझना है, राइट साइड, और ये क्या समझना है, लेफ्ट साइड। तो ये याद रखना। तो लेफ्ट साइड ये है, तो मेरा हार्ट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो मेरा हार्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड को मैं ऐसे मुट्ठी से पकड़ा, ये जितना शेप है इतने ही शेप का यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर में बटा होता है। 4 भाग होते हैं हार्ट में, 2 ऊपर 2 नीचे। ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को निलय। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। अगर राइट साइड में है तो राइट एट्रियम, ऊपर वाला राइट एट्रियम, नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट साइड में है तो ऊपर वाला लेफ्ट वेंट्रिकल और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट ही रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना हो गया। अब इस चीज को यहाँ पे रहने दो, तो आपको ये चीज तो समझ में आएगा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो उसमें 4 चेम्बर होते हैं, मतलब 4 भागों में बटा होता है। और जितना ज्यादा चेम्बर होते हैं एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर इसका कंपैरिजन में गाड़ी के पिस्टन से करूं, आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ियां होती है, कोई बोलता है 2 पिस्टन वाला है, 4 पिस्टन वाला है, 4 पिस्टन का इंजन है। हमारे बॉडी में ये इंजन है, ये हमारे बॉडी का इंजन है। अगर ये इंजन यहाँ पे नहीं रहेगा तो आपकी बॉडी वर्क नहीं करेगी। गाड़ियों के इंजन में पिस्टन होता है, वो पिस्टन भी सेम इसी प्रोसेस पे कार्य करता है। जितना ज्यादा पिस्टन होगा उतना ज्यादा एनर्जी की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर कितना पिस्टन है, 4 चेम्बर दिखा रहे, तो आप 4 पिस्टन समझ सकते हो। तो 4 चेम्बर है, मतलब जितना ज्यादा चेम्बर उतना ज्यादा एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी। तो ह्यूमन में 4 चेम्बर है, तो एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ये वाला एरिया जो है हमारा, ये इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को, ये अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये राइट साइड है, और ये राइट साइड के ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। तो लेफ्ट में ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एट्रियम। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोल सकता हूं राइट एट्रियम, और ये नीचे वाले पार्ट को क्या बोल सकता हूं, राइट वेंट्रिकल। मतलब ऊपर वाला क्या होगा, दाहिना आलिंद, नीचे वाला होगा दाहिना निलय। और अगर इधर की मैं बात करूं, इधर की मैं ऐसे था, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो ये लेफ्ट वाले में इसकी अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट एंट्रियम, और नीचे वाले की बात करूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये सबका पार्ट हो गया। 1 चेम्बर, 2 चेम्बर, 3 चेम्बर, 4 चेम्बर। ये हमारे ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर हो गया, ओके। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, ये दोनों तरफ को, जो राइट साइड को और लेफ्ट साइड को 2 पार्ट में जो डिवाइड करता है, ये वाला जो लाइन होता है, जो ये वाला लाइन आप देख रहे हो, ये वाले लाइन को बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम मतलब विभाजिका, जो ह्यूमन हार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो इसको बोलते हैं सेप्टम। आगे लिखा है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब क्या होता है, मांसपेशी। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये वाला एरिया जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये मांसपेशी है, कार्डियक मसल है, जो क्या करता है, ब्लड को प्रेशर अप्लाई करता है, ब्लड के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखता है। क्योंकि आपको पता है ह्यूमन हार्ट कैसा है, पेस मेकर है। तो ये वाला जो है, ये वाला एरिया जो डिजाइन किया हुआ है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। उसमें भी ये वाला जो कार्डियक मसल है इधर का, ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इसका दीवार जो है बहुत मोटा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड का प्रेशर यहाँ पर होता है। वो कैसे होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि बायां निलय। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब अपर वाला जो चेम्बर है, ऊपर का दोनों चेम्बर है, ऊपर वाले दोनों चेम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम, यानी कि आलिंद। नीचे वाले दोनों चेम्बर को हम बोलते हैं लोअर चेम्बर, यानी कि नीचे क्या बोलता है, वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का मतलब होता है निलय। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता दूं, दोनों तरफ राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी क्या लगे हैं, वाल्व लगे हैं। क्या लगे हैं, वाल्व लगे हैं। इस वाल्व को क्या बोलते हैं, नन रिटर्न वाल्व बोलते हैं। नन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या, कि अगर एक बार प्योर ब्लड आ गया है तो रिटर्न नहीं होगा। अगर बॉडी से एक बार अनप्योर ब्लड अंदर आ गया है राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है वेसल, ये है वाल्व जो है नन रिटर्न वाल्व, वो उसको जाने ही नहीं देगा, बंद कर देगा। अरे भाई, मतलब नल से पानी निकल रहा है और नल आप बंद कर दोगे तो पानी थोड़ी निकलेगा। तो इसीलिए नन रिटर्न वाल्व होता है। बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है हमारे ह्यूमन हार्ट का, जो मशीन है यहाँ पे मैकेनिज्म है।
इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि नॉन रिटर्न वाल्व की वजह से वो प्योर ब्लड वापस नहीं जाता है, ये याद रखना है। आगे 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब क्या? रुधिर वाहिकाएं। मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो 3 अलग अलग ब्लड वेसल से गुजर कर होता है। कैसे होता है मैं आपको बता दूं। मान लो मैं आपको, देखो ये नाम लिखे जाए, वेन है, ये आर्टरी, ये कैपिलरीज, याद रखना आप लोग। मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूं। इसको मैं क्या कर देता हूं, डिस्ट्रॉय कर देता हूं। वेन है, आर्टरी है, कैपिलरीज है। ओके, इसको मैं यहाँ पे खत्म कर दिया, आपको समझाता हूं। ठीक है, मान लो ये हार्ट है आपका, ये क्या है, ये आपका हार्ट है। पूरे बॉडी से जो है ब्लड यहां पर आया, हमारे पूरे बॉडी से आपका ब्लड आया। तो जो ब्लड हार्ट में आया वो कैसे आया? वेन से आया। वेन से हमारे पूरे बॉडी का जो ब्लड था, जो अनप्योर ब्लड था, वो हार्ट में आया। हार्ट में आने के बाद वो जब प्योर हो गया तो प्योर होकर वो कहां से निकला? वो आर्टरी से निकला। कहां से निकला? आर्टरी से निकला। ठीक है, वेन से पूरे बॉडी का जो अनप्योर ब्लड था वो हार्ट में गया, हार्ट से प्योर ब्लड आर्टरी से होते हुए आया। अब ये आर्टरी क्या होता है? ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। किसमें? ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। और ये ब्रांचेस जो है सुपर फाइन छोटे छोटे और डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। और ये डिफरेंट ब्रांचेस जो होते हैं आगे चलकर सब ज्वाइंट हो जाते हैं। और आगे चलकर जब सब ज्वाइंट होते हैं तो ये ज्वाइंट होकर यहाँ पर जो वेन था, वेन यहाँ पे ये जो वेन है, ये ज्वाइंट होकर क्या करते हैं? वापस इस वेन में आकर जुड़ जाते हैं। इस वेन में आकर वापस जुड़ जाते हैं। ठीक है, इस वेन में आकर वापस जुड़ जाते हैं। तो ये जो गया, ये यहां से जो अनप्योर ब्लड गया, ये वेन की वजह से गया। अनप्योर ब्लड मतलब विथ CO2। और ये हार्ट है, यहां पर आया ब्लड, यहां पर प्योरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ। प्योरिफिकेशन होकर विथ ऑक्सीजन वाला ब्लड आर्टरी से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में गया। हमारे पूरे बॉडी में सेल्स होते हैं, उस सेल्स तक प्योर ब्लड कैसे जाता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरीज। किसकी वजह से जाता है? कैपिलरीज की वजह से। तो ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हो ब्रांचेस एकदम पतले पतले, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं वहां तक ब्लड को सर्कुलेट करता है और वहां से फिर अनप्योर ब्लड को लेता है। और अनप्योर ब्लड को लेते हुए ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज है आगे जाकर जुड़कर एक बड़ा क्या बना लेती हैं? वेसल्स बना लेती हैं। और ये वेसल्स जो है आगे जाकर वेन में जुड़ जाता है। इसी तरह से बहुत सारे बड़े बड़े वेसल्स जो हैं जुड़कर वेन में जाकर कनेक्ट होते हैं और वेन से वापस CO2 वाला ब्लड आगे जाता है। इस तरह से प्रोसेस होता है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेस समझना नहीं है। आपको यहाँ प्रोसेस इसलिए नहीं समझना है क्योंकि बहुत जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर आपने क्या देखा? आर्टरी में कि ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप ह्यूमन हार्ट जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा कि आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक लाइन लिखा है, पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सभी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट करता है। पल्मोनरी आर्टरी ह्यूमन हार्ट में होता है। ठीक है, वो ह्यूमन हार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सप्लाई करता है। उसके अलावा जितनी भी आर्टरी होती है वो सब के सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये वाला बात छोड़ो। अब यहाँ पर देखो, आप समझना अच्छे से, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट से ध्यान देना, ये हार्ट है और हमारे बॉडी जो है सेल्स है, हमारे बॉडी में सेल्स हैं। तो सेल्स से अनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त विथ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हार्ट में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे हार्ट में आता है। हार्ट से वो अनप्योर ब्लड कहां जाता है? लंग्स। क्योंकि ब्लड का प्योरिफिकेशन हमारे हार्ट में नहीं होता है, लंग्स में होता है, फुफ्फुस में होता है। किसमें? फुफ्फुस में, जिसको फेफड़ा बोलते हैं। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन हृदय में नहीं होता है, हार्ट में नहीं होता है, फुफ्फुस में होता है, फेफड़े में होता है। तो ये हार्ट क्या करेगा? उसी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लिया था, अनप्योर ब्लड सेल्स से लिया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कहां सेंड कर देगा? लंग्स में सेंड कर देगा। जैसे ही लंग्स में सेंड करेगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा और ब्लड के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर जाएगा, सब बाहर निकलेगा। और जो ऑक्सीजन सांस के दौरान अंदर लिया, इनहेल किया, वो लंग्स के साथ क्या होगा? प्योर हो जाएगा। और प्योर होकर ऑक्सीजन वाला ब्लड वापस कहां पे आएगा? हार्ट में आएगा। जब हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा तो उसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकृत रक्त। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकृत रक्त। तो ऑक्सीकृत रक्त हृदय में आएगा, जिसको शुद्ध रक्त बोलते हैं। ऑक्सीजन वाला रक्त शुद्ध रक्त होगा।
और हृदय से यानी कि हार्ट से वापस ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी के सेल्स में जाएगा और ये हमारा पूरे बॉडी का सेल्स है, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा। तो इस तरह से ये सर्कुलेशन होता रहता है। तो आप देखो एक साइड आपको क्या दिख रहा है, इम्प्योर ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, दूसरे साइड आपको क्या दिख रहा है, प्योर ब्लड है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। एक सर्कुलेशन तो आप ऊपर देखिए जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, हार्ट अनप्योर ब्लड को लेकर लंग्स को दे रहा है, लंग्स उसको प्योरीफाई कर दे रहा है। एक सर्कुलेशन यहां हो रहा है। दूसरा सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के सेल्स के बीच हो रहा है। हार्ट जो है प्योर ब्लड को लेकर सेल्स को दे रहा है और सेल्स से अनप्योर ब्लड लेकर हार्ट को दे रहा है। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेशन यहां हो रहा है और दूसरा सर्कुलेशन यहां हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं बाई सर्कुलेशन, यानी डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट में पूरा ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन जो आप है समझ सकते हो। ये हमने समझ लिया। अब यहां पर एक्चुअल में रियल मैकेनिज्म क्या होता है, यहां पर आपको मैकेनिज्म समझना है। ठीक है, यहां पर आपको मेन मैकेनिज्म समझना है, ध्यान से समझना। यहां मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, वो कहां पे आता है, वेना कावा में आता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये वाला ये है जो है वेना कावा है, ये क्या है वेना कावा, इसको वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है अशुद्ध रक्त है, वो अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या अनप्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, वो वेना कावा में आता है, इसको बोलते हैं वेना कावा ए, और ऊपर से जो आ रहा है ए। लेकिन दो वेना कावा दिख रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाला वेना कावा है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले को बोलते हैं इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। क्यों भाई, ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा क्यों, नीचे वाला इंफेरियर वेना कावा क्यों, क्योंकि हमारा जो हृदय है हार्ट है यहां पर है, तो हमारे हार्ट के बॉडी के ऊपर के पार्ट का जो अनप्योर ब्लड है वो ऊपर वाले सुपीरियर वेना कावा से अंदर आएगा, और हार्ट के नीचे का जो पार्ट है, नीचे से पूरा का पूरा जो अनप्योर ब्लड है वो नीचे वाले इंफीरियर वेना कावा से अंदर आएगा। समझ में आया। अब इंफीरियर वेना कावा से अनप्योर ब्लड अंदर आया, सुपीरियर वेना कावा से अनप्योर ब्लड अंदर आया, दोनों यहां से अंदर आ गए। सबसे पहले अनप्योर ब्लड की एंट्री कहां पर हुई, सबसे पहले अनप्योर ब्लड की एंट्री राइट एंट्रियम में हुई। राइट एंट्रियम का मतलब क्या होता है, दाहिना आलिंद। सबसे पहले कहां पर एंट्री हुई, राइट एट्रियम में। तो जब राइट एट्रियम में इसकी एंट्री हुई, राइट एट्रियम में जब इसकी एंट्री हुई, तो जब तक ब्लड आ रहा था तब तक ये ऐसा था, कैसा था, ऐसा था, और ये कैसा था, दबा हुआ, सिकुड़ा हुआ था, और ये फूला हुआ था। तो जैसे ही राइट एट्रियम भर गया, राइट एट्रियम पूरा ब्लड से भर गया, वैसे ही क्या हुआ, ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये पहले ऐसा था, जैसे ही राइट एट्रियम भर गया पूरी तरह, ये ऐसा हो गया। तो जब ये ऐसा हुआ तो यहां का सारा ब्लड इसमें आ गया, यानी कि राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहां पर आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया यहां पर। अब ये क्या हो गया, ये जो वाल्व था, जैसे ही ब्लड इसमें आता है, जैसे ही ब्लड इसमें आ जाता है, वैसे ही ये वाल्व क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि ये ब्लड वापस चला ना जाए। इसी को बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। क्लियर हुआ। इसके बाद यहां से आप देख रहे हो एक ही रास्ता दिख रहा है, ये वाला। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद जब ये बंद हो जाता है, ऊपर वाला राइट एट्रियम जिसको आलिंद बोलते हैं, दाहिना आलिंद, वो बंद हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, खुल जाता है, ये जिसको राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। अब यहां से ब्लड कहां जाता है, इसमें जाता है, यहां से ब्लड कहां जाता है, इसमें जाता है। और जो इसमें जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। जिस डायरेक्शन से ब्लड जा रहा है, जो डायरेक्शन आपको मैं दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कहां जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स में जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस या फेफड़ा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी कहां जाएगा, लंग्स में जाकर ओपन होगा, और लंग्स में जब जाएगा तो आपको पता है वहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। हमारे फेफड़ों में, हमारे फुफ्फुस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, अनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त इस पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, तो लंग्स में रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और जो ऑक्सीजन आपने अंदर लिया है वो ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जब ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा तो ये जो ब्लड था, ये वाला जो ब्लड था,
ये ब्लड प्योर होने के बाद, लंग्स में प्योर होने के बाद ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। प्योर होने के बाद ये जो है लंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहां पर ब्लड आएगा। तो जब यहां पर ब्लड आएगा तो प्योर हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीजन वाला प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया पल्मोनरी आर्टरी के अलावा सभी आर्टरी ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेट करते हैं। ये वाला जो लाइन ऊपर गया इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा आर्टरी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सप्लाई होता है। बाकी पूरे बॉडी में जितने भी आर्टरी हैं वहां हर जगह ऑक्सीजन वाला ब्लड ही सप्लाई होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर ये मैंने नोट लिखा हुआ है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एक साइड की तो बात हो गई। अब प्योर कैसे हो रहा है, प्योर तो हो गया फुफ्फुस फेफड़े में। आगे का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, देखो ऑक्सीजन वाला ब्लड बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि कहां गया था वो, लंग्स में गया था। लंग्स में ऑक्सीजन वाला ब्लड बन गया। अब वो कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां से थर्ड वाले चेंबर में आया जिसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां आलिंद। तो लेफ्ट एट्रियम में जब ब्लड एंट्री करेगा यहां पे, तो सेम वही प्रोसेस होगा। ये यहां जब तक एंट्री कर रहा है तब तक ये खुला होगा, ये बंद होगा। जब तक ये एंट्री कर रहा है, यहाँ पे ब्लड आ रहा है प्योर ब्लड, तब तक ये खुला होगा, ये बंद होगा। और जैसे ही ये वाला भर जाएगा ऊपर वाला, वैसे ही ये ऐसे हो जाएगा। ऊपर वाला भर जाएगा तो ये पहले कैसा था, ऐसा था, अब ये ऐसा हो जाएगा, तो ये खुल जाएगा। अब पूरा का पूरा ब्लड का प्रेशर यहाँ पे है। पूरा का पूरा ब्लड का प्रेशर कहाँ है, मैंने आपको लास्ट में बोला था ना कि सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर यहीं पे होता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट स्टेज है। यहाँ के बाद इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि फुल प्रेशर के साथ जब ब्लड यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जब ब्लड आ जाता है तो ये इसकी दीवारें देख रहे हो, बाहर की जो नशे की दीवारें हैं, जो ये देख रहे हो आप, इसकी दीवारें इतनी मोटी होती है कि मतलब कहीं ब्लड बाहर न निकल जाए झटके की वजह से। तो यहाँ से क्या होता है, जब ब्लड यहाँ पर आया ना, तो यहाँ से पूरे फोर्स के साथ, पूरे फोर्स अप्लाई के साथ ये ब्लड जो है यहाँ से बाहर निकलता है। यहाँ से, जहां से मैंने आपको एरो बताया, ये ब्लड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है और पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या, पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, यानी ये जहां से ब्लड निकल रहा है इसको एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। जहां से ब्लड निकला, ऑक्सीजन वाला ब्लड निकला, वो पूरे बॉडी में सेल्स में सप्लाई होने के लिए। तो इस तरह से पूरा हमारा हार्ट का मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वर्क करता है, जैसा कि मैंने आपको एरो के सिस्टम से बताया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में गया। अब जब यहाँ पे जब आता है ना, यहाँ पे तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। mmHg, mm मतलब मिलीमीटर, hg मतलब मर्क्यूरी। वह 120 mm ऑफ मर्क्यूरी यहाँ पे होता है, यहाँ पे। और जब यहाँ से ब्लड निकल जाता है, जब यहाँ से ब्लड यहाँ निकल जाता है तो प्रेशर पूरा लो हो जाता है। तो जो मिनिमम प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर होता है पूरा निकलने के बाद, वो होता है 80 mm ऑफ मर्क्यूरी, 80 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो नॉर्मली जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 mm मर्क्यूरी से 80 mm मर्क्यूरी के बीच में होता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, 120 से ऊपर चला जाए, तो हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 80 से नीचे आ जा रहा है तो लो ब्लड प्रेशर का मरीज ही है, ऐसा बोलते हैं। नॉर्मली 120 और 80 ये क्या होता है, इनका एक एवरेज है, एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स किया हुआ है। और इसको आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर हाथ पे एक पट्टी बांधता है, पट्टी बांध के फुस हवा भर देता है। और हवा जब भर देता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हाथ फूल जाते हैं, तो उससे ब्लड प्रेशर चेक होता है। और एक मीटर होता है, उस मीटर में पारा चढ़ता है। क्या चढ़ता है, पारा चढ़ता है। तो जो पारा चढ़ता है ना, वो मर्क्यूरी होता है। और मर्क्यूरी एक ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वरना कोई भी ऐसा धातु नहीं है जो द्रव अवस्था में पाया जाता हो। सिर्फ मर्क्यूरी ही एक ऐसा धातु है जिसको एक्सेप्शनल बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, जो धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और उसका यूज इस मीटरों में किया जाता है। और जिस मीटर से हमारा ब्लड प्रेशर चेक होता है उसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा ह्यूमन के बॉडी का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हिंद। अभी हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन देखा, मतलब कि मनुष्य के शरीर में परिवहन।
अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मतलब वनस्पतियों में परिवहन कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम देख रहे हैं, मतलब वनस्पतियों में परिवहन। तो इसमें देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट इज वाटर एंड मिनरल एंड सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो जो यहाँ पे वाटर एंड मिनरल है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो जो वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जाइलम के द्वारा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। जो जाइलम होता है वो रूट से लेकर ऊपर की तरफ, मतलब किसी भी पेड़ में, जैसे ये पेड़ है ये इसका रूट है यानी जड़, हिंदी में इसको जड़ बोलेंगे। जाइलम है जो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ किसी भी मिनरल्स को या वाटर को पहुंचाता है, क्योंकि पानी और जो मिनरल्स हैं, खनिज तत्व है, वो यहां से ही मिलेगा, ऊपर से हमको नहीं मिल सकता। ऊपर से हमको वातावरण से सिर्फ वही चीजें मिलेगी जिन चीजों को हम लोग वातावरण से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो वाटर एंड मिनरल्स जमीन से मिल रहा है यानी जड़ से मिलेगा। फूड जो है वो कहां से मिलेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। जो ग्रीन लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, हरे पत्ते, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाते हैं, वहां से फूड मिलेगा। लेकिन वाटर एंड मिनरल यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक ही दिशा में परिवहन करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है आपको मैं बता दूं, जैसे ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, हरे कलर की पत्ती है। ठीक है, हरे कलर की पत्ती है, तो ये क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगी, यानी कि फूड प्रिपेयर हुआ। फूड जब प्रिपेयर होगा तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, जहां पर फूड की एक्चुअल में जरूरत होगी, नीड होगी, वहां पे ये जा सकता है। मतलब अपर पार्ट में भी जा सकता है, लोअर पार्ट में भी जा सकता है। तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या ड्यूअल डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट या डबल डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। मतलब दोनों दिशा में ट्रांसपोर्ट होगा, ऊपर भी नीचे भी। और मान लो अगर कोई नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट मतलब जो भाग हरा नहीं है और वहां पर फूड की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन इसी से होगा। किससे होगा, फ्लोएम से होगा। फ्लोएम एक प्रकार का ऊतक है, एक प्रकार का टिश्यू भी है। जाइलम भी एक प्रकार का ऊतक है, एक प्रकार का टिश्यू है। छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, मूलभूत संरचनात्मक इकाई होते हैं, यूनिट होते हैं, और छोटे छोटे सेल्स कलेक्ट होकर मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, और छोटे छोटे टिश्यू मिलकर जो है एक बॉडी का या एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोएम है ये एक ऊतक है, एक टिश्यू है, और जाइलम भी एक ऊतक है, एक टिश्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वाटर एंड मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, वो दो प्रकार से होता है। एक ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, दूसरे वाले को रूट प्रेशर बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन, इसमें क्या होता है, वाटर का लूज होता है। वाटर क्या होता है, वनस्पति के पत्तियों में से बाहर वातावरण की तरफ निकलता है, क्योंकि वातावरण में गर्मी होती है। अब गर्मी होगा तो वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी यहाँ पर मैंने ट्री बना दिया हुआ है, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक सेल्स की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सारे सेल्स जुड़े होते हैं। जैसे एक सेल ये रहा, फिर एक से, ऑब्वियसली सेल इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सेल्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, इस तरह से सेल्स बना हुआ है। अभी क्या होगा, जब देखो, जब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, हीट होगा। हीट की वजह से यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला सेल्स का जगह खाली हो गया, यहाँ पर वैकेंसी हो गई, जगह खाली हो गई। अब जगह खाली होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होगा और इसके नीचे हाई प्रेशर क्रिएट रहेगा। तो आपको पता है कोई भी चीज जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करता है या गति करता है, वेलोसिटी करता है, उसकी स्पीड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। चाहे वो विंड हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनी लिक्विड हो, एनी गैस हो। तो नीचे से नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, फिर यहाँ पे वैकेंसी, फिर ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। ऐसा करते करते क्या होगा, जितने भी वाटर और मिनरल्स होंगे एक एक करके जाएंगे, ठीक है। फिर यहां से क्या होगा, गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब लास्ट वाला जो सेल होगा वहां पे जगह खाली हो गया, तो लास्ट वाले सेल में जब जगह खाली होगी तो वो क्या करेगा, जो रूट है, रूट जो सोइल से जुड़ा हुआ है, तो सोइल में से क्या लेगा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यहां पर हमारा ट्रांसपीरेशन क्लियर हो गया। तो ट्रांसपीरेशन इस तरीके से होता है। दूसरा हमारा है, ट्रांसपीरेशन में ऑस्मोसिस प्रोसेस के वजह से क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का शिफ्टिंग होता है।
ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हम जाते हैं तो उसको ऑस्मोसिस प्रेशर बोलते हैं। तो ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हुआ, नीचे हाई प्रेशर, हाई से लो में गया तो उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, शिफ्टिंग। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्लियर हो गया। दूसरा है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखो मैंने यहाँ पर एक रूट बनाया हुआ है, ये वो है, तना है, और यहां से फिर इसका नीचे रूट है, ये रूट है। ठीक है, ये मैंने बना दिया रूट। रूट प्रेशर में क्या होता है मैं आपको बता दूं। रूट प्रेशर में जैसे मान लो कि ये रूट है, ठीक है, ये रूट, इसके अंदर सॉल्यूशन होता है वाटर और मिनरल का। ठीक है, रूट में होता है, और ये रूट किससे कनेक्टेड होता है, सोइल से कनेक्टेड होता है। तो सोइल में भी वाटर और मिनरल का सॉल्यूशन होता है। अब ये रूट क्या करता है, रूट क्या करता है, सोइल में से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अपने मन से नहीं, एटीपी को यूज करके ऊर्जा को खर्च करता है। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया है, एडमिनोटाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी जो है एक ऊर्जा का फॉर्म है, एनर्जी का फॉर्म है, तो एटीपी को खर्च करता है और सोइल में से क्या करता है, वाटर और मिनरल के आयंस को एब्जॉर्ब करता है। जब आयंस को एब्जॉर्ब करेगा तो इस रूट के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन जो है, सांद्रता जो है बढ़ जाएगा। जब आयंस की सांद्रता बढ़ जाएगी तो वाटर की जो सांद्रता है, पानी की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगी। ठीक है, जब पानी का कंसंट्रेशन लो हुआ तो पानी की कमी हुई। जब पानी की कमी होगी तो सोइल में से पानी को वो ये जो रूट है एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके उसको कहां भेजेगा, अपर पोर्शन टू हायर पोर्शन, सॉरी लोअर पोर्शन टू हायर पोर्शन, मतलब रूट से लेकर ऊपर की तरफ भेजेगा। तो रूट प्रेशर इस तरह से वर्क करता है, और ये क्या है, एटीपी यूज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एटीपी को यूज करके किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। दूसरा हम बोल सकते हैं एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस तो बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि शिफ्टिंग होगा वाटर के मॉलिक्यूल का, लेकिन एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि वाटर का शिफ्टिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर वाटर जो है एटीपी के यूज होने की वजह से जगह खाली हो रहा है, इसलिए। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लो इनसाइड द रूट। रूट के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है, यानी सांद्रता जो है कम हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, जमीन में से ले लेगा, और जब जमीन में से सोइल में से ले लेगा, तब वो ऊपर की तरफ प्रेस करेगा, अप्लाई करेगा, तो वो ऊपर जाएगा। और ऊपर कब जाएगा, जब ये H2O यहां से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की गर्मी से बाहर निकलेगा, तो जगह खाली होगी, वैकेंसी होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, शिफ्टिंग होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होता है। सेकेंड आता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आपको मैं बता दूं, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टिश्यू यूज होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक यूज होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में मान लो ये एक क्या है, ये एक ट्री है, ये मैंने क्या बनाया, एक ट्री बनाया। ट्री के एक साइड मैंने क्या बना दिया, ग्रीन लीफ बनाया। ये ग्रीन लीफ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके ये अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। ये फूड जो प्रिपेयर करेंगे उस फूड को हम लोग सुक्रोज बोलेंगे। तो वो सुक्रोज क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने फ्लोएम टिश्यू बनाया हुआ है, वो फ्लोएम टिश्यू में आएगा। फ्लोएम टिश्यू में आएगा सुक्रोज, तो यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से वाटर का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। अब फ्लोएम टिश्यू के साथ साथ जाइलेम टिश्यू भी होता है। तो जाइलेम टिश्यू में क्या होता है, वाटर होता है। अब ये वाटर हाई प्रेशर में रहता है और फ्लोएम के अंदर लो प्रेशर में रहता है। तो हाई प्रेशर से वाटर लो प्रेशर में चला जाएगा। तो जब वाटर इसमें आ गया तो यहाँ पर फ्लोएम वाला जो टिश्यू है जो बीच में दिख रहा है, इसमें वाटर का भी प्रेशर हाई हो गया और साथ साथ में फूड का भी प्रेशर हाई हो गया, जिसको सुक्रोज बोलते हैं। दोनों का प्रेशर हाई हो गया। मान लो कि इस एरिया में, तने के इस एरिया में ये नॉन ग्रीन पार्ट है, मतलब जहां पर हरा भाग नहीं है, वहां पर फूड की जरूरत है, फूड की नीड है, यहाँ पर फूड चाहिए। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर एरिया है और यहाँ से सुक्रोज और वाटर लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा। कौन से प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से। ऑस्मोसिस प्रोसेस से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो लो प्रेशर की तरफ जब मूवमेंट करेगा तो रास्ते में जहां पर नॉन ग्रीन पार्ट है, जहां पर फूड की जरूरत है, वहां पर वो चला जाएगा अपने आप। तो अपने आप नहीं चला जाएगा, एक टेंडेंसी होती है सुक्रोज की एक टेंडेंसी होती है कि जहां पर कमी होती है कंसंट्रेशन की, वहां पर कमी को पूरा करने के लिए वो खुद ही पहुंच जाता है। उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस से जो सुक्रोज है वो जहां पर जरूरत है वहां पर अपने आप पहुंच जाता है। तो यहाँ पर 4 चीजें सीखने के लिए है। पहली चीज होती है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा क्योंकि जो
ये यहाँ पर वनस्पति है, जो ये जो ट्री है, जो प्लांट है, ये एटीपी का खर्च करेगा। एटीपी को खर्च क्यों करेगा? क्योंकि सुक्रोज यहां से फ्लोएम में आ रहा है, जहां पर सुक्रोज बन रहा है, फूड बन रहा है, वहां से फ्लोएम में आना है, तो उसको एटीपी खर्च करना पड़ेगा। और एटीपी खर्च करना पड़ेगा, इसका मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सुक्रोज का कहां पे होगा? फ्लोएम में होगा। दूसरा, शिफ्टिंग ऑफ वाटर, वाटर की शिफ्टिंग उस जाइलम वाले टिश्यू में से फ्लोएम वाले टिश्यू में होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्रिएट होगा। फिर तीसरा, सुक्रोज शिफ्ट होगा डिफ्यूजन प्रोसेस से, सुक्रोज और वाटर यहां से शिफ्ट होकर हाई प्रेशर से लो प्रेशर से यहां पर आएंगे, और रास्ते में एक नॉन ग्रीन पार्ट है जहां पर फूड की नीड है, वहां पर सुक्रोज जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से पहुंच जाएगा। चौथा, सुक्रोज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ग्रीन टू नॉन ग्रीन, और इस तरह से जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन है वो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट की तरफ हो जाएगा। सो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स किस तरह से होता है, और एक प्लांट्स के अंदर कैसे फूड प्रिपेयर होता है, और कैसे पूरे प्लांट्स के बॉडी को मिलता है, क्योंकि वो भी सेल्स से ही बने होते हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो परमाणुओं से ना बनी हो और सेल्स से ना बनी हो, ये भी सेल्स से बने होते हैं। तो वो सेल्स को भी एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी चीज की जरूरत है वो सब ट्रांसपोर्टेशन से मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन हमने पूरा सीख लिया। सो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग पार्ट 4 में बात करेंगे एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बींग, एक्सक्रेशन इन प्लांट। सो यहाँ पर फाइनली बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, और आपको वीडियो जल्द ही जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।